इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 6 राजनीतिक दल भाग 2। इसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल की जरूरत। हमें राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है। हमने परिचय में भी कुछ सवाल पूछा था, उसका जवाब भी मिला। राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों, यहाँ पर जरूरत है, लेकिन पहले पढ़ा कि जरूरत क्यों है। राजनीतिक दलों का अर्थ क्या है, राजनीतिक दलों के कार्य क्या है, उनका काम क्या है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि उनकी जरूरत क्या है। दलों के काम, जो भी दल होता है राजनीतिक दल, उसके काम की सूची, क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, उसके सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया है परिचय के बाद। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की जरूरत इन्हीं कामों के लिए होता है कि जो वो लोग बोले पूरा करें, बाकी सब नहीं करें, अलग बात है। ऐसा मैंने राजनीतिक पार्टी देखा है कि वो लोग बोलते हैं लेकिन कर दें, ये भैया दूर की बात हो गई इसमें। पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की जरूरत है, अभी भी इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। अभी हम जान सकते हैं, पूछ सकते हैं कि बिना लोकतांत्रिक राजनीति के द्वारा अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो मेरा लोकतंत्र चलेगा, आधुनिक लोकतंत्र आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो बाद में सत्ता दल आ जाएगा, और जब सत्ता दल आ गया ना तो उसमें फिर राजा बनने जाएगा कोई। अगर कोई राजा बन गया तो वही हाल होगा जो रजवाड़े क्षेत्र में हुआ करते थे। अगर उससे बाहर निकल गए हो तो उस चंगुल में कभी भी नहीं फंसने का। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, दलों के बिना, राजनीतिक दलों के बिना हमारी स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उनकी जरूरतों को समझ सकते हैं। समझो कि आज आप खुशी से जो मन करता है बोल सकते हो, ठीक है। एक कानूनी प्रक्रिया है, सुझाव है, संविधान है, कानून है, पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, उससे आप बच सकते हैं। लेकिन समझो कि एक राजा है, राजा के विपक्ष में आप बोल दिए, तुरंत आपको घर में से उठवाएगा, गर्दन पर धरेगा, तलवार मारेगा, खचाक, गर्दन साफ, काम खत्म। अगर इसी से बचे हैं तभी तो हमको लोकतंत्र दलों की जरूरत होती है ना भैया। मारते तो ये भी लोग हैं, लेकिन इन लोग छुपा डरवा के मारते हैं, लेकिन राजवा सब जबरदस्ती उठा कर मारता है सब। अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। अगर कोई एक दल नहीं होता है तो सभी दल वाले निर्दलीय हो जाएंगे, मतलब कोई एक दल से नहीं होगा। उसके बाद तब इसमें से कोई भी बड़े नीतिगत दबाव चाहे बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे करने की स्थिति में नहीं होगा। कोई भी किसी से एक नीति के बदले, मतलब कोई भी किसी को ये वादा नहीं कर सकता कि हम चुनाव जीतेंगे तो करेंगे। अगर जिसकी पूर्ण बहुमत होती है वो वादा करता है तो बहुत बड़ा क्रांति ला सकता है, नहीं तो वही भिखमंगे जैसा हाल हो जाएगा। सरकार बन जाएगी पर उसके उपयोगिता, सरकार तो बन गई लेकिन उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। जो काम करेगी वो थोड़ा लुका छुपाए करना पड़ता है। सरकार बन जाती है लेकिन वो बहुत सारा काम को कब बताती है, जब काम हो जाता है तब। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे। अगर कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि है तो केवल अपने क्षेत्र में जो हो रहा है उसी का जवाबदेह होंगे, वो केवल उसी का जवाब देना है। लेकिन आज देखो, हम कहीं का भी सांसद उठा कर देखते हैं, दिल्ली का बोलेगा, यूपी का बोलेगा, पंजाब का बोलेगा, बंगाल का बोलेगा, छत्तीसगढ़ का बोलेगा, उड़ीसा का बोलेगा, पटना का बोलेगा। अरे भाई जौना इलाका में है उसमें पूछना, उसमें तो आज तक फटा देखा नहीं किसी का। जैसे में ओडिशा में एक ट्रेन का हादसा हुआ था, मुख्यमंत्री का फर्ज बनता है तो मुख्यमंत्री आए थे, रेल मंत्री का फर्ज बनता है रेल मंत्री आए थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल का फर्ज बनता है वो लोग आए थे। हमको समझ में नहीं आया, बंगाल का जो सीएम थी ममता बनर्जी, वो काहे को यहाँ पर आई थी, उसका इससे क्या लेना देना। अपन संभरते नहीं के घर है, दूसरा के घर में आ गई डाका डालने। तो ऐसे बिना पढ़े लिखे नेताओं को जरूरत नहीं है यहाँ पर सत्ता में रहने का। लेकिन आगे छोड़िए, इन लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है। लेकिन
देश कैसे चले, इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। देश कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, कोई एक उत्तरदायी इसका नहीं होगा। हम आगे देखेंगे गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों का उदाहरण सामने रखकर इस बात की परख कर सकते हैं। अब देखो, गैर दलीय किसी का दल नहीं होता है। पंचायत चुनाव होता है, चाहे सरपंच का हो, मुखिया का हो, वार्ड का हो, सचिव का हो, वहां पर आप देखते हो कोई किसी दल का नहीं होता है। तब उसको सामने रख कर देखते हैं कैसा हाल हो जाता है। हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बंट जाता है। जब चुनाव होता है तो गांव में बहुत ज्यादा लोग चापलूस हो जाते हैं। हमारे गांव में जब भी इलेक्शन हुआ है तो जितना लोग समर्थन में थे उतना लोग अलग अलग हो गए। मतलब समझो कि मेरे गांव से 3 लोग उठे तो मेरा गांव 3 भाग में बट गया। इसका बुराई वो कर रहा है, उसका बुराई ये कर रहा है, उसका बुराई वो कर रहा है। तो ऐसा चलते रहता है, हरदम चलते रहता है। एक बार हमारे बड़े पापा इलेक्शन में खड़े हुए थे। गांव का मुखियाई की वार्ड इलेक्शन था तो खड़ा थे। तो हमारे ही गांव के एक थे शंकर प्रसाद, उनको कंपनी लोग बोलता था, काहे कि पहले वो लोग बीड़ी बेचता था, बीड़ी को बना के तो कंपनी बोलता था लोग। तो जिस दिन चुनाव था उस दिन एक दिन रात के पहले ये कंपनी क्या किया, शंकर प्रसाद पूरा गांव में घूमकर भड़का दिया, पैसा बांट दिया कि वोट इन लोगों को नहीं देना है। काहे कि अगर वोट हम लोग के परिवार को आता तो आज गांव का एक नक्शा ही कुछ अलग रहता। लेकिन ये लोग दूसरे को दिलवा दिए, बस वो खा पी के बैठ गया। और वही काम हम लोग करते तो लोग सवाल उठा सकते थे, लेकिन वो लोग किए तो सवाल किसी की औकात नहीं थी कि उठा देवे। तो बात ये हो जाती है कि जो सच्चाई के माध्यम से जो काम करता है उसको गाली देने वाले बहुत लोग होते हैं, और जो लूटने वाला लोग होता है उसको गाली तुम एक चूचा बोल दोगे, कल तुमको उठवा लेगा, उठवा कर पीट पाट के मुआ देगा, काम खत्म। तो ऐसे ही गांव कई खेमों में बंट जाते हैं और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है, तय करता है कि यहां से ये उम्मीदवार खड़ा होंगे। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, और यही कारण है अलग अलग खेमे में बंट जाना, जिसके वजह से दुनिया के बहुत सारे देशों में देखोगे तो राजनीतिक दल आपको मिल जाएंगे। चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, कोई मायने नहीं रखता, नया हो या पुराना, कोई दिक्कत नहीं है, विकसित हो या अविकसितशील, विकसित हो चाहे अविकसित हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर गांव, समुदाय, पार्टियां सब अलग अलग खेमे में बंट जाती हैं। ये हमारा, वो हमारा, क्या क्या हमारा। अरे जिंदगी में कुछ हमारा नहीं, मरना है, छोड़िए कर जाना है, ऊपर थोड़े लेकर जाओगे। ऊपर लेकर जा सकते हो केवल माँ बाप का आशीर्वाद, घर वालों का प्यार और लोगों की मोहब्बत, बस, बाकी कुछ नहीं। और लोगों की इज्जत, मान सम्मान। आदमी मरता है तभी मालूम चलता है कि उसकी कीमत क्या थी। जितना ज्यादा भीड़ उतना ज्यादा कीमत, भीड़ नहीं तो कीमत नहीं। राजनीतिक दलों का उदय, चलिए कीमत से बात, मैं मरना के बातें बताता हूं। तो पहले एक बात बताता हूं। बीजेपी गवर्नमेंट के नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की मां मरी थी, तो उस समय मोदी जी किसी को बुलाए नहीं थे। समझो कि प्रधानमंत्री है, एक बार बोलते ना तो पूरा कैबिनेट, पूरा प्रधानमंत्री का रेजिमेंट, पूरा सेना वहां पर चला आता, लेकिन उन्होंने ढोंग नहीं किया। अभी मैंने यूपी में एक विधायक के घर पर कोई मरा था, तो मैंने देख रहा था वीडियो उनका कि एक से एक गाड़ी से लोग आ रहे हैं, एक से एक नेता वहां पर आ रहे हैं, क्या चीज, श्रद्धांजलि देने के लिए। और उस दिन पूरा मंत्रिमंडल का वो काम बंद था, मतलब जो मंत्री परिषद से वो थे उनके सारे मंत्रिमंडल का जितना भी काम था सब बंद हो गया था। काहे भैया, है कि नेताजी के घरे के मरल है। अरे जब प्रधानमंत्री होकर ऐसा काम कर रहे हैं तो छोटों को समझ में आना चाहिए ना। लेकिन क्या है, ये लोग तो बेवकूफ है, समझ में थोड़े आएगा।
चलो आगे देखते हैं। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। अब यहाँ पर देखो, लोकतांत्रिक दलों का उदय कब होता है? जब उसके प्रतिनिधि जीतते हैं। अगर वो जीतते हैं तभी लोकतंत्र व्यवस्था में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। मतलब हमने ये जाना है कि समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत है हमको। जब समाज बड़े और जटिल हो जाए, समाज और बड़ा हो और उसमें बहुत मतभेद हो जाए, तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। सरकार कभी कभी नजर नहीं देती है किसी बात पे, तो आंदोलन करो, जन समर्थक करो, जन भीड़ लगाओ, लोगों का भीड़ लगाओ, तब वहां पर समझ में आएगा सरकार को कि इन लोगों की एजेंसी है, इन लोगों के माध्यम से आंदोलन हो रहे हैं, इसलिए बात सुनो। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग जगहों से प्रतिनिधि होते हैं। एक जगह का तो एक ही प्रतिनिधि होता है, अलग अलग पार्टी का अपना अपना अलग होता है। तो उनके साथ करने की जरूरत होती है। क्या करने की जरूरत होती है? प्रतिनिधित्व करने की, मतलब साथ रहने की जरूरत होती है, ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो। अगर एक जिम्मेवार सरकार का गठन चाहिए तो आपको सहमति देना पड़ेगा। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। अब देखो, कोई भी सरकार बन गई तो उसका समर्थन करना पड़ता है, उनके अंकुशों पर चलना पड़ता है, उनकी नीतियों पर चलना पड़ता है, उनके नीति बनवाने पड़ते हैं, नीति का समर्थन करना पड़ता है, उनका विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। और वैसे पार्टियों को विरोध करोगे तो उपकरण तो चाहिए, मतलब विरोध करने के लिए उतना कुव्वत तो चाहिए यार, हिम्मत तो चाहिए। बिना हिम्मत का क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे ना। हिम्मत परमो धर्म, बिना हिम्मत का कुछ नहीं होगा। करेज मजबूत नहीं तो कुछ मजबूत नहीं। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरतें होती है, जो भी जरूरत, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं, राजनीतिक दल उसको पूरा कर देते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। क्या है? एक अनिवार्य शर्त है। किसकी? लोकतंत्र राजनीतिक दलों का। नहीं समझे? फिर से बताता हूं। प्रत्येक प्रतिनिधि जो भी खड़े हैं, चुनाव जीते हैं, सरकार की ऐसी जो भी जरूरतें होती है, सरकार को जो चीज भी चाहिए, राजनीतिक दल उसको पूरा करते हैं। और जो भी राजनीतिक दल में कार्यकर्ता होते हैं उसको पूरा कर देते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। मतलब हम मान सकते हैं कि राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र का एक माना जाना पहचाना और जरूरतमंद बातें हैं, शर्त है, नहीं तो कुछ नहीं। तो आगे देखिए, ये राजनीतिक दलों की गतिविधियां कैसे होती है। दर्शन वाली इन तस्वीरों का वर्गीकरण करें। ऊपर बताई गई प्रतिनिधियों से संबंधित अपने इलाके की कोई तस्वीर या खबर की कतरन ढूंढे। अब देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं? सिलेंडर लेकर प्रचार कर रहे हैं। ये लोग वोट मांगने गए हैं, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सब प्रदर्शन करने का एक तरीका है। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता प्याज और रसोई गैस की कीमत बढ़ने के विरोध में प्रदर्शन करती है। जहरीली शराब पीने से मरे व्यक्तियों के परिवारों को 1 लाख रुपए का चेक देते मंत्री। ऊपर कोरिया की कंपनी पोस्को और ओडिशा से लौह अयस्क निर्यात करने की अनुमति देने पर राज्य सरकार के खिलाफ माकपा, भाकपा और ओजीपी जद, जिसको एस बोलते थे, कार्यकर्ता जुलूस निकालते यहाँ पर दिख रहे हैं। कहाँ का ये है? ये कोरिया का है। पोस्को समुदाय के लोग ये सब मतलब यहाँ पर प्रचार ये निकाले हैं, ये आंदोलन चालू किए हैं। अगर हम पढ़ेंगे कितने राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल कितने हैं, बस ये जानना है यहाँ पे। लोकतंत्र में नागरिकों का
कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। लोकतंत्र में कोई भी नागरिक अपना समूह, अपना दल बना सकता है और चुनाव लड़ सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे। भारत में ही चुनाव आयोग ने नाम पंजीकृत करने वाले दलों की संख्या 750 से ज्यादा बताई है। यहाँ पर 750 दलों से ज्यादा के दल हैं। बहुत बड़े बड़े पैमाने पर भी दल हैं, लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता है। जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए? खाना चाहिए। खाना कब चाहिए? जब हम काम करेंगे तब खाना मिलेगा, नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगा? भाग हम जानवर थोड़े हैं कि जंगल में जाकर चल कर खा लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती है। चुनाव जीते चाहे कुछ भी हो, चुनाव जीतने और सरकार बनाने के होड़ में कुछ एक पार्टी ही आगे बढ़ पाती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है? लोकतंत्र के बेहतरी के लिए 2 दल होना अच्छा है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है, केवल एक दल को। बहुराष्ट्रीय दल वहां पर नहीं बनता है, मतलब मिली-जुली सरकार वहां पर नहीं बन सकती है। आगे देखिए यहाँ पे, उसके पहले मैं ये डाउट क्लियर कर दूं। नहीं, क्लियर हो गया यहाँ पे। राजनीति की नैतिक ताकत। राजनीति की नैतिक ताकत क्या है? निम्नलिखित काल्पनिक कथा के पीछे प्रेरणा है कि श्री किशन पटनायक, जिनका जन्म 1930 में हुआ, 2004 में उनकी मृत्यु हुई, जिन्हें किशन जी के नाम से भी जाना जाता है। 1962 में उन्हें ओडिशा के संबलपुर से सांसद चुना गया था। कहां से? संबलपुर से सांसद चुना गया था। एक वैकल्पिक राजनीतिक ढांचा खड़ा करने के बाद से किशन जी का क्या मतलब था? सुधा, करुणा, शाहीन और ग्रेसी की बातचीत के क्रम में यह सवाल उठा। ये चारों महिलाएं देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे मजबूत जन आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये चारों ओडिशा के एक गांव में बैठी थी और जन आंदोलनों के विषय पर नए सिरे से विचार कर रही थी, और यहाँ उनको आंदोलनों के रोज रोज के मामलों की किचकिच और चिक भी परेशान नहीं कर रही थी, और अपना अलग थे ये लोग। स्वाभाविक तौर पर बातें किशन जी के तरफ मुड़ी, जिन्हें देश भर की आंदोलनकारी जमातों अपना मित्र मानते थे। राजनीतिक दार्शनिक और नैतिक मार्गदर्शक मानते थे उनको। क्या मानते थे? आंदोलनकारी जमातें अपना मित्र मानते थे, और राजनीतिक दार्शनिक मानते थे उनको, और नैतिक मार्गदर्शन मानती थी, लोगों को मानती थी। ठीक है। किशन जी का तर्क था कि जन आंदोलन के लोग चुनावी राजनीति में सीधे हिस्सेदारी करें। यह एक सरल लेकिन ताकतवर तर्क है। सरल है, आसान है, लेकिन ताकतवर है। एक मुद्दे पर केंद्रित आंदोलन से जीवन के एक क्षेत्र में तो कुछ बदलाव आ जा सकता है, लेकिन अगर हम बुनियादी सामाजिक बदलाव या जीवन के किसी एक पहलू में भी बुनियादी बदलाव करते हैं, तब हमें यह राजनीतिक संगठन की जरूरत होती है। जन आंदोलनों को राजनीति में एक नैतिक ताकत के तौर पर एक नया राजनीतिक संगठन बनाना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि यह तत्कालिक जरूरत है, क्योंकि सारे राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। मतलब आप देखोगे यहाँ पे कि सारे राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव के लिए अब अप्रासंगिक हैं। प्रासंगिक मतलब साथ होना, अप्रासंगिक मतलब साथ नहीं होना। ग्रेसी ने कहा, लेकिन किशन जी ने कभी स्पष्ट नहीं किया कि यह संगठन कैसा होगा। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक विकल्प या राजनीति में तीसरी शक्ति की बात की है, पर क्या उनके ऐसा कहने का आशय एक राजनीतिक दल बनाने से था?
ग्रेसी का मानना था कि पुराने ढांचे का राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव लाने में समर्थ नहीं है। सुधा कौन सुधा थी? उनके औरतों के साथ जो सुधा थी, वो सुधा उनकी बातों से सहमत थी। मैंने इस विषय पर कई बार विचार किया है। मैं मानती हूँ कि हमें आज तक भी स्थापित भूमंडलीकृत जातिगत और लैंगिक उत्पीड़न या विकास के वैकल्पिक मॉडल के लिए जितने आंदोलन खड़े किए गए हैं वे राजनीतिक ही हैं। क्या है? राजनीतिक ही हैं। पर जैसा ही हम कोई दल बनाएंगे हमारी इतने वर्षों की प्रतिष्ठा चौपट हो जाएगी। तब लोग हमें नेताओं से अलग नहीं मानेंगे। आज हम दल नहीं बनाते हैं इसीलिए नेताओं से अलग कहा जाते हैं, लेकिन कल कहा जाएंगे। और आगे है, करुणा के बीच में ही कहा ये। फिर हमने यह भी देखा है कि मौजूदा दलों पर दबाव बनाकर भी काफी कुछ हासिल किया जा सकता है। हमने पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नतीजे उत्साहजनक नहीं रहे। लोग हमारे काम का आदर करते हैं, वे हमें अच्छा भी मानते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वह इस स्थापित दलों को वोट देते हैं, जो उनका जातीय दल है उनको वोट देते हैं। शाहीन उनसे सहमत नहीं थी। देखिए, बात बहुत साफ है। किशन जी चाहते हैं कि सभी जन आंदोलन मिलकर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाए। हाँ, वे इस पार्टी को दूसरे से एकदम अलग रंग रूप देना चाहते हैं। वे राजनीतिक विकल्पों बनाना चाहते हैं। वे राजनीतिक एक मुद्दा बनाना चाहते हैं कि जगह वैकल्पिक किसी किस्म की राजनीतिक चाहते हैं। कौन से प्रकार की राजनीतिक चाहते हैं? क्योंकि राजनीति में चाहते क्या, ये मानना जरूरी होता है ना। किशन जी अब इस दुनिया में नहीं है, मर गए हैं। 2004 में तो मरे हैं ना। इन चारों कार्यकर्ताओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उन्हें नया राजनीतिक दल बनाना चाहिए? क्या कोई राजनीतिक दल राजनीति में नैतिक बल बना सकते हैं? यह दल कैसा होना चाहिए? ये सब सवाल हैं यहाँ पे। आगे की बात मैं आपको ये बता ही देता हूँ। चलो, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ये लंबा चला जाएगा ना, इसलिए आपको मैं आगे समझाता हूँ। ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे।